क्लास 10th के एनसीईआरटी के साइंस में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी बातें आपको समझाई कि पौधों में ऑक्सिन और जिबरेलिन नामक दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उनको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, ये रसायन हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जंतु जैसे गिलहरी को हम लोग लेते हैं, जब वे विषम परिस्थिति में होते हैं, मतलब उनके सामने एक विकट परिस्थिति आती है, तो वह क्या महसूस करती हैं। वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं, जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार की भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। वो पूरा बल एक ही तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं या एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। लड़ना मतलब अपनी पूरी ताकत को लगाकर सामने वाले से, समझ रहे ना, पूरी अपनी ताकत को वहाँ पर झोंकना, और भागना पूरी ताकत लगा के कोई एक साइड आपको भागना होगा। ठीक है, दोनों ही अलग क्रिया हैं। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से, ये जो तैयारियां हैं आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा, तो उसे हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यदि गिलहरी में अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा किसी विद्युत आवेग पर आश्रित होगा, तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों को परिसर समित होगा। इसे समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता, तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तन परिषद बृहत हो जाता। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर होता है, वृक्क मतलब किडनी, आपका किडनी के ऊपर ये अधिवृक्क होता है, वहाँ से स्रावित हो रही है एड्रीनलीन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतु में किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए आपको चित्र को देखना पड़ेगा। तो चित्र हम दिखाएंगे 6.7 में, और अभी हम बाद में दिखा देंगे आपको, आगे समझते हैं, नहीं तो ये अभी दिखा दे रहे हैं। चित्र 6.7 में एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पर ये अधिवृक्क है। ठीक है, अधिवृक्क, इसी पर एड्रिनल ग्रंथि आपको पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे। तो एड्रेनालीन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। जो एड्रेनलिन, इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो थोड़ा पढ़िए। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो ब्लड बहुत तेज़ी से क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, और तेज़ी से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। इससे धड़कन की बढ़ने की वजह से ब्लड जब तेज़ी से गति करता है तो नसें फटने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है,
क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? श्वसन दर। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। ठीक है। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं ना। अभी हमने पहले ही बताया, ऑक्सिन और जिबेरेलिन, जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है। जैसे कहने का मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे तो पादपों में क्या होता है कि वो दिशिक वृद्धि करते हैं, मतलब एक दिशा की तरफ हो जाते हैं। प्रकाश देख लिए तो प्रकाश की तरफ जाएंगे, अगर वो जल देख लिए कि जल की तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। लेकिन कोई जंतु ऐसा करता है क्या? कोई हार्मोन जंतु के अंदर ऐसा होता है जो उन्हें सूर्य की रोशनी की तरफ ले जाता हो या जल की तरफ करता हो? ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर, इस फिगर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में बताया गया है। हाइपोथैलेमस है, ये जो मस्तिष्क की पार्ट है। मैं एक अलग से साइंस का लेक्चर डाल रहा हूँ, जो साइड बुक से डाल रहा हूँ। ठीक है। जिसे अगर बहुत ही डीपली पढ़ना है तो साइड बुक का लेक्चर देखेगा और इसको भी देख लेगा। इसमें आपको एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस यहाँ पर दिखा रहा है, पीयूष ग्रंथि इसी पर है और पिनियल ग्रंथि भी इसी में है। ठीक है। क्लैरिटी इसमें नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा इसको सर्च करके देख सकते हैं, मस्तिष्क का एक फिगर निकाल के। और प्राइवेट ग्रंथि है यहाँ पर, आउटू ग्रंथि है। ठीक है। यहाँ गले में होती है। ये इतना ध्यान आपको होना चाहिए कि कहाँ पर होती है। थाइमस ग्रंथि यहाँ पर है, अग्नाशय आपको दिख जाएगा। और अधिवृक्क ग्रंथि तो वृक्क के ऊपर होता है, छोटा सा ये मैंने दिखाया अभी। ये वृषण है। ठीक है। वृषण तो यहाँ तक हो गया। और ये तो मतलब मादा में था, ये आप देख सकते हैं। सॉरी गलत हो गया, ये नर में था। ठीक है। ये मादा में है। तो थोड़ा सा देखिए, ये मादा में क्या है, मादा में गर्भाशय यहाँ पर है। ठीक है। और अंडाशय है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये अंडाशय लास्ट में होता है, ये गर्भाशय है। और बाकी चीज़ें सेम टू सेम जो होती हैं पुरुषों में यानी नर में, वो तो है ही। ठीक है। यही एक्स्ट्रा होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो लिखा है, यहाँ पर अनेक स्थानों पर पत्तियाँ उगाते हैं। कब? ज़रा इसको पीछे से पढ़ के मैं आपको समझाता कि पादप जो है, पादप पर अनेक स्थानों पर पत्तियाँ, अपने शरीर पर वो अनेक स्थानों पर पत्तियाँ उगाते हैं जो पादप होते हैं। लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियाँ नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन आयोडीन से संवर्धित है। मतलब नमक की जो पैकेट होते हैं उसमें आयोडीन लिखा रहता है कि इसमें आयोडीन मिला हुआ है। ठीक है। हाँ, हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर लिखें आगे, आउटू ग्रंथि को
थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो ऑटो ग्रंथि है को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, जो ऑटो ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं, इसके लिए आयोडीन की उन्हें आवश्यकता है। बहुत प्यारी लाइन लिखी है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। जो थायरॉक्सिन है वो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, ये सबको मतलब तोड़ने का कार्य करता है, हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन थायरॉक्सिन के लिए अनिवार्य है, मतलब चाहिए ही चाहिए आयोडीन से। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो आपको पता है ना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गायटर से ग्रसित हो सकते हैं, गायटर नामक रोग हो जाएगा हमें। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन, गर्दन क्या होती है गायटर में, एक उभार सा आ जाता है कहीं गर्दन के आसपास, ठीक है। क्या आप इसे 6.7 में ऑटो ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? हाँ, तो आप ऑटो ग्रंथि में आपको दिखाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे या बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत प्यारी लाइन लिखी है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है। जो पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन है। जैसा इनका नाम इंगित करता है कि वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बन जाता है। बाल्यकाल में नहीं निकलेगा ये तो आप बौने हो जाओगे। जब आप या आपकी दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ध्यान दीजिए इस बातों को, ये पूछा जाएगा और पूछा गया है कि नर में कौन सा, मतलब नर में टेस्टोस्टेरोन है और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझाते हुए। इन सभी हार्मोन्स को आपको बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है, कौन सा कहाँ किसमें उत्पन्न हो रहा है। मैं वहाँ पर बहुत ही चीज़ों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपनी आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है, यानी शुगर, चीनी कम लेने की यहाँ पर उन्होंने सलाह दी है, क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं। किसके रोगी हैं? शुगर, यानी मधुमेह उन्हें हो गया है। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। किस चीज़ का? इंसुलिन का। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा किसका इंजेक्शन लिया जाता है, तो इंसुलिन का भी इंजेक्शन ले रहे हो। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में, और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। शर्करा स्तर, रुधिर में जो रुधिर का मिठास है वो थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है, उसका pH 7.4 होता है रुधिर का, तो कहीं वो कम ना हो जाए उसका pH, ठीक है। तो उसमें ब्लड में ही शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको ये नियंत्रित करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्राव परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं। वो अग्नाशय की वाली जो कोशिकाएं हैं
तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती हैं। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। यानी मधुमेह अगर जिसे हो जाएगा तो उसे इंसुलिन की मात्रा उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे उसके ब्लड में जो शर्करा की मात्रा है वो कम हो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां उससे होने की संभावना है। कुछ हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उनके कुछ कार्य हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वृद्धि हार्मोन पूछा गया है, वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं, पीयूष ग्रंथि, ये आपका सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है, ध्यान दीजिए। थायराइड ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, शर्करा स्तर का नियमन करता है, मैंने बताया ना अभी। नियमन मतलब नियंत्रण करता है, उसका कम या ज़्यादा होता है तो उसे कम करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण में, किसके वृषण में? वृषण किसके पास पाए जाएंगे? तो नर के पास। टेस्टोस्टेरोन नर में होता है, ठीक है। और अंडाशय में यहाँ टेस्टोस्टेरोन था और एस्ट्रोजन रहा होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है इसमें महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है। मादा लैंगिक अंगों का विकास और मानसिक चक्र का नियमन करता है अंडाशय में। एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। इसके भी कार्य मैंने आगे बताए हैं तो इसे फिर से आपको बताया जाएगा। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो आई होप आपको आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए और सुनते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।